अस्सलाम वालेकुम। कुछ मज़ेदार सी बातों के साथ शम्सा और शनीला आज फिर आपके लिए एक मज़ेदार सी चटपटी सी टॉपिक और बातें लेकर हाजिर हैं। जनाब, ज़िंदगी में सारे ही काम मुझे तो बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन जो एक काम है मेरा मानना यह है कि वो वाकई ही बहुत मुश्किल है, और वो है पेरेंटिंग। बच्चे पैदा करना, बच्चों को पालना, उनकी तालीम और उनकी तरबियत के ऊपर तवज्जो देना वाकई ही ये आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम होता है। शनीला, क्या ख्याल है? बिल्कुल, हम लोग सोचते हैं कि एक मरहला गुजर गया तो अब आगे की जिंदगी आसान हो जाएगी, बच्चा पैदा हो गया तो पाल तो लेंगे ही। लेकिन जब वो बिल्कुल छोटा सा होता है फिर हम सोचते हैं नेपियों से निकल जाएगा तो फिर तो इजी हो जाएगा, स्कूल चला जाएगा तो भाई मैं तो फारिग हो जाऊंगी। जी, स्कूल खास तौर पे चला जाए तो मैं तो फारिग हो जाऊंगी। हमारी कोशिश ये होती है कि हम बच्चे को अच्छे से अच्छा खिलाएं, अच्छे से। जब वो पैदा होता है, छोटा सा बेबी होता है, तो हम उसे बड़े अच्छे तरीके से खिलाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं और उसके लिए अच्छी अच्छी फूड तैयार करते हैं ताकि उसकी अच्छी नशोनुमा हो सके, वो अच्छे से अच्छा लगे, पहनावा उसका बहुत अच्छा हो। और जनाब, जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो हमारी भरपूर कोशिश होती है कि हम उसे अच्छे से अच्छे स्कूल में डालें, बिल्कुल, ताकि वो अच्छी और बेहतरीन तालीम हासिल करे और बड़ा होकर कोई बहुत बड़ी सी पोस्ट पे लग जाए और बहुत अच्छा इंसान बने, एक अच्छी शख्सियत का मालिक हो और कोई बहुत अच्छी सी डिग्री हासिल करे। लेकिन जनाब, ये सारा जो प्रोसेस है ये आसान नहीं है, इसे पेरेंटिंग कहा जाता है और पेरेंटिंग आसान नहीं है। आज के इस शो में हम बात करेंगे पेरेंटिंग के हवाले से क्या क्या हिकअप्स आते हैं। आई एम श्योर आधा घंटा इनफ नहीं है ये सारे प्रोसेस को कवर करने के लिए, तो लेट्स सी हम आज कहाँ तक पहुंचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली जैसा कि आपने कहा शम्सा कि अब ये सारी स्टेजेस हैं, वो पढ़ जाए, वो कुछ बन जाए। पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि मेरा बच्चा जो है डॉक्टर, वकील, इंजीनियर जो है ना, इससे नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, और यही हमारे ख्वाब होते हैं और बस हम उसकी तरफ जो है ना वो चल पड़ते हैं। लेकिन आई थिंक हमें अपनी तरफ से कोशिश पूरी करनी चाहिए, लेकिन सब कुछ अल्लाह के हाथ में छोड़ना चाहिए और हमेशा यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो करे उनके लिए बेहतर करे, हम अपनी कोशिश पूरी करें। एग्जैक्टली एक ज़माना था शनीला, जो हमारा ज़माना था, उसमें हमारे पेरेंट्स की भरपूर कोशिश होती थी कि हम जो वो चाहते हैं हम वो बने। बिल्कुल, लेकिन आज का ज़माना वो नहीं है। हम अपने और आपके अपने बच्चों के ज़माने की बातें करते हैं ज़्यादातर हमारे शो में जी, कि हमारे ज़माने में पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती थी, 3-4 प्रोफेशन थे, डॉक्टर है, इंजीनियर है और डेंटिस्ट है, या इसी तरह कोई डेंटिस्ट को तो पाकिस्तान में काउंट ही नहीं करते थे। तो लेकिन ये कि डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील ये बन जाएं बच्चे, और पेरेंट्स की ख्वाहिश होती थी और बच्चे उसको सीरियसली लेते भी थे और बच्चे वो बन के दिखाते भी थे। बिल्कुल। लेकिन ये और एक और शोबा बिजनेस का शोबा है कि जो फैमिलीज, बिजनेस फैमिलीज हैं, बिल्कुल, ठीक है, उनकी ये होती थी कि हमारा बच्चा बिजनेस में ही आएगा और इसने डॉक्टर इंजीनियर बन के क्या करना है, इसने तो बिजनेस में आना है, इसने जो फैमिली की लेगेसी है, बिजनेस लेगेसी, उसको लेके आगे चलना है, बिजनेस की बागडोर संभालनी है। तो यूजुअली क्या हुआ करता था शनीला के पेरेंट्स की ज्यादा मर्जी होती थी बच्चों का करियर चूज करने में। बिल्कुल, लेकिन आज के जमाने में ऐसा कुछ खास नहीं हो रहा। हम लोग सिर्फ उनको पाथ दिखा सकते हैं, लेकिन बच्चे जो है उनका आप माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी, अच्छा फर्ज करें जैसे एक बच्चा कहता है मैंने डॉक्टर बनना है, ठीक है, हम खुश तो होंगे एज अ एशियन पेरेंट, एज अ पाकिस्तानी पेरेंट, हम हैप्पी तो बहुत होंगे, लेकिन आपने उसको हर फायदे नुकसान, इसमें मेहनत कितनी लगनी है, इसमें साल कितने लगने, बच्चे ग्रेड्स आपको कौन से चाहिए, इसमें पैसे कितने लगेंगे और आप पैसे कमाओगे कितने, हम उनको गाइड कर सकते हैं। हाँ, समटाइम होता है बच्चे गलत प्रोफेशन चूज कर लेते हैं और फिर वो वहां पे हमारा ये फर्ज बनता है एज अ एडल्ट, एज अ पेरेंट, कि हम उनको उनके फायदे और नुकसान दोनों बताएं। ठीक है, एक बच्चे का बहुत शौक है कि मैं फला चीज बनना चाहता हूं, तो हम फिर ये हमारा फर्ज है कि हम उस पर रिसर्च करके बच्चे को बताएं कि बेटा देखें इसमें आपका टाइम इतना लगेगा, इस वक्त उसका स्कोप इतना अच्छा नहीं है, इसकी वेजेस इतनी अच्छी नहीं है, आप इतनी मेहनत भी करोगे और अगर आपको जितनी आपने मेहनत की है उतना अगर आपको फल नहीं मिलेगा,
आप डिसअपॉइंट होगे एंड देन यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। तो इससे बेहतर है कि आप अभी ही कुछ अपने लिए दूसरी चीज जो है वो चूज कर लो। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह शम्सा, जैसे हमारे पास एजुकेशन है, हम पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, तो हम लोग अपने बच्चों को एटलीस्ट गाइड कर सकते हैं कि बेटा ये सही है, ये सही नहीं है, अच्छा ये करना चाहते हो, इसमें देख लो कि क्या होगा। अच्छा, आजकल के जमाने में प्रोफेशंस भी तो देखे ना, एक वाइड रेंज अवेलेबल है प्रोफेशंस की, क्योंकि पहले जिस तरह जो था कि यही 4, 6, 8 गिने चुने प्रोफेशन थे प्लस बिजनेस हुआ करता था, लेकिन आज के ज़माने में तो आईटी ने इतनी ज़्यादा बम्बार्डमेंट कर दी है, उससे रिलेटेड इतने ज़्यादा प्रोफेशंस आ गए हैं, ऐसे ऐसे काम आ गए हैं कि बच्चे घर बैठ के भी जो बाहर जाके कोई कमा सकता है उससे ज्यादा घर बैठ के कमा लेते हैं। तो आई थिंक अब रीसेंट दौर में पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस आ गई है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक पेरेंट्स श्योर नहीं थे कि अगर बच्चा वही टिपिकल ट्रेडिशनल प्रोफेशंस के अलावा कुछ अगर करना चाहता है या बनना चाहता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे एज ए सोसाइटी। खास तौर पे बीइंग एशियन पेरेंट्स हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, और हमारी कोशिश ये होती थी कि हम खुद बच्चे के लिए करियर चूज करें। लेकिन आजकल के जमाने में जो बच्चे अपने लिए खुद करियर, बच्चे को ब्रीदिंग स्पेस जरूर देनी चाहिए, उसको चॉइस जरूर देनी चाहिए, क्योंकि अब मैंने रिसेंटली एक जगह में पढ़ा कि एक फैमिली के ऊपर छोटी सी डॉक्यूमेंट्री थी कि उस फैमिली में हर शख्स डॉक्टर था। देयर वर 25 मेंबर्स इन द फैमिली, 25 और 28 मेंबर्स इन द फैमिली, और वो 28 के 28 डॉक्टर्स थे, वेदर वो दोनों पेरेंट माँ बाप, उनके आगे से 5 बच्चे, और 5 बच्चों के आगे से जो पार्टनर्स थे वो भी डॉक्टर्स थे। और जॉ ड्रॉपिंग या जिसे कहते हैं वाओ फैक्टर या ब्रेथ टेकिंग सॉर्ट ऑफ न्यूज थी मेरे लिए। ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन ये है कि जस्ट इमेजिन अगर उस तरह की फैमिली में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाए जो डॉक्टर नहीं बनना चाहता, बिल्कुल, लेकिन मे भी फोटोग्राफर बनना चाहता है, तो आप मेरा ये उस वक्त जहन में एक बात आई कि अगर वो उस बच्चे के साथ क्या होगा, फिर उस बच्चे के साथ बड़ा कुछ होगा। लेकिन चलें, ये तो बातें अभी बहुत आगे की हैं। हम लोग ने जहाँ पे अपनी पहली लास्ट एपिसोड छोड़ी थी, तो वो हमने यहाँ पे छोड़ी थी कि जब हम बच्चे की छोटी छोटी तरबियत करना शुरू करते हैं, और अब हमारी स्टेज आती है कि हमने बच्चे को उसका पहला स्टेप जो है उसको नर्सरी में एडमिशन कराना है। अब ये सबसे पहला स्टेप होता है पेरेंट्स के लिए, न्यू पेरेंट्स जिनके पहले बच्चे होते हैं, पहला बच्चा है, तो वो सबसे पहले ये सोचते हैं कि अच्छा मैं कहती हूँ 90% जो पेरेंट्स हैं वो लोग तो यही होता है कि ठीक है, हमारे एरिया में जो एरिया को स्कूल लगता है, जो काउंसिल स्कूल्स हैं, जो स्टेट स्कूल्स हैं, जो एरिया को लगता है, हम उस स्कूल में अपने बच्चे को नर्सरी स्टार्ट करवा देते हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स होते हैं, जैसे जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, अब क्योंकि जब आप नर्सरी स्टार्ट करते हैं तो उसमें तो सिर्फ वीक के 15 आवर्स वो भेजते हैं और एवरी डे के आपके 3 आवर्स बनते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स फुल टाइम काम करते हैं, मम एंड डैड दोनों, तो उसमें वो फिर प्राइवेट नर्सरीज देखना शुरू करते हैं जिसमें फुल डेज के लिए बच्चे को भेजा जा सके और पेरेंट्स अपना काम कर सकें। तो इस तरह से काफ़ी चॉइस आ जाती है। तो आज हम थोड़ा सा इस पे भी बात करेंगे कि आपने नर्सरीज कैसे चूज करनी है, उसमें आपने क्या देखना है, या आपका माइंडसेट क्या है कि आपने आगे बच्चे की एजुकेशन किस तरह से आपने सोच के रखी हुई है। एग्जैक्टली शनीला, जो स्कूल नर्सरीज जो चूजिंग पीरियड है, एक तो आजकल जितना कंपेटिटिव हो चुका है ना, बेसिकली आजकल तो ये है कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं कि वो जब वाइल यू आर प्रेग्नेंट यू डोंट इवन नो द जेंडर, आपको तब से उन स्कूल्स के साथ रजिस्टर होना है। और बल्कि एक और मीम्स हैं कि स्कूल की जो वेटिंग लिस्ट है वो 6-7 ईयर्स की है। बेसिकली आप बच्चा प्लान जब कर रहे हैं आपने बच्चे की प्लानिंग सोची भी नहीं है, उससे पहले की स्टेज पे आपने पहले स्कूल में रजिस्टर करवा देना है। मुझे लगता है लड़का ढूंढने से पहले बच्चे को रजिस्टर करवा लेते। मेरा बच्चा होगा जब भी, लड़का बाद में देखूंगी, लड़का होगा लड़की होगी वो बाद में देखेंगे, पहले आप ना उसका हमें वेटिंग लिस्ट पे डाल लें। दूसरी बात, यहाँ पे एक और चीज है स्पेशली यूके में
कि जो स्कूल्स हैं यूजली हम पेरेंट्स क्या करते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को के लिए अच्छे से अच्छा स्कूल चूज करें और उसे अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी दें अच्छे स्कूल में जाने की। तो लोग जो है ना, जो ऑब्वियसली हमें उन स्कूल्स में भेजना पड़ता है जो हमारी कैचमेंट में कैचमेंट एरिया में जो सबसे तो बेसिकली हम सबसे पहले तो घर खरीदते हैं उस कैचमेंट में। हाँ जी, ये भी जिसमें स्कूल्स अच्छे हैं, आउटस्टैंडिंग रेटिंग में आते हैं। आउटस्टैंडिंग उनकी ऑफस्टेट रिपोर्ट देखी जाती है, उनकी जो है ना रिव्यूज देखे जाते हैं, उनकी एजुकेशन, उनके टीचर्स, उनकी हर चीज बेसिकली उनको स्कूल्स को विजिट किया जाता है। तो बेसिकली वो ये जब सारा प्रोसेस आपको करना पड़ता है बच्चे की तालीम से रिलेटेड। अच्छा, इसमें पेरेंट्स का खुद भी वेल एजुकेटेड होना या वेल अवेयर होना, जरूरी नहीं कि वो वेल एजुकेटेड ही हो, उनका वेल अवेयर होना बहुत जरूरी है। हमने ये चीजें बच्चों के साथ साथ सीखी हैं। पहले बच्चे में कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी, दूसरे तीसरे में हम बिल्कुल ट्रेंड हो गए, हमें पता चल गया कि अब तो हमारी ऐसे फिंगर टिप्स पे है कि ये कौन सा स्कूल, ये कौन सा स्कूल है, ये फलाना स्कूल है। फिर पता है बच्चे की कम्यूटिंग भी मैटर बहुत करती है। एक से ज्यादा बच्चे हैं तो आपने ठीक है करीब के स्कूल में डालना है या ऐसे स्कूल में जाना है कि जहाँ पे बच्चा खुद आ जा भी सके लेटर स्टेज पे, क्योंकि फॉर लाइफ आपको ड्राइव करना भी हार्ड हो जाता है। तो फिर वो जो बसेस वगैरह जो जी वो सब चीजें कन्वेंस है, हाँ जी, देखनी पड़ती हैं। अब अच्छा, इसमें मैंने जो है ना मैंने बहुत कहते हैं कि मैंने खुद ने बहुत हार्ड वर्क किया है। अब जैसे बच्चों ने नर्सरी स्टार्ट की, सबसे पहले तो ये होता था कि ठीक है जो लोग कैचमेंट एरिया है आपने उसमें डाल दिया, वो 3 आवर्स के लिए जाते हैं। आई वॉज वर्किंग फुल टाइम दैट टाइम, तो फिर ये होता था कि मैं 3 आवर्स के बाद पिक करती थी, फिर मैं चाइल्ड माइंडर के पास उसको ड्रॉप करती थी, उसके बाद फिर जब मेरा काम खत्म होता था फिर मैं उसको पिक करती थी। तो ये सारा दिन चलता रहता था, पिक एंड ड्रॉप ये चलता रहता था। अच्छा, कुछ पेरेंट्स के ऐसे माइंडसेट होते हैं कि हमने शुरू से ही इनको प्राइवेट स्कूल में डालना है, तो वो उनके लिए नर्सरीज भी वैसे ही चूज करते हैं जो 1-1.5 साल की एज के बच्चे को ट्रेन करना शुरू कर देते हैं कि आपने जब प्राइवेट स्कूल में जाना है तो आपका जो एग्जाम होगा उसको आपने किस तरह से लेना है। आप बहुत सरप्राइज होंगे, बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं है कि बहुत से इंडिपेंडेंट स्कूल हैं जो कि 4+ भी लेते हैं। 4+ एग्जाम होता है। बहुत से स्कूल 4+ अब 4+ में लोग सोचेंगे कि 4+ का क्या एग्जाम होगा, 4 साल के बच्चे का। अच्छा, जो 4+ का एग्जाम है वो आपके 3 साल की एज में होगा। 3 साल की एज में जो बच्चा है बेसिकली द एंट्रेंस इज एट 4+ जी, लेकिन उसका जो एग्जाम है, उसकी जो इंटरव्यू है वो 3 when your child is 3 year old तब होता है। उनका वो होना शुरू हो जाता है। और उसमें पहले तो आप सोचते हो यार 3 साल के बच्चे का क्या एग्जाम होगा, क्या बच्चा देगा एग्जाम, वो तो टिकता ही नहीं है। 3 साल का बच्चा इधर से भागा उधर से भागा, हम नेपी ट्रेनिंग शुरू करते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि एज अ प्रॉपर एग्जाम उसके अंदर वो बच्चे, सबसे पहले तो वो देखते हैं बच्चा टिक के बैठ रहा है कि नहीं, दूसरा बच्चा नेपी ट्रेन है, तीसरा बच्चा जो है वो बुक को देख के उसका रिएक्शन क्या है, उसके अंदर वो कितने वर्ड्स पिक करता है। वो उसके सामने न्यूज़पेपर काइंड ऑफ थिंग रख देंगे उसमें कि वो इसमें क्या रिकग्नाइज करे, इसका माइंड जो है वो किस तरफ को जा रहा है। फिर कलर्स, शेप्स, उसकी काउंटिंग, उसके अल्फाबेट्स, ये सारी चीजें जो हैं ये उसमें टेस्ट की जाती हैं और उसके बाद उसको जो है वो सीट दी जाती है। बच्चे को बेसिकली आपने प्रॉपर एक तरीके से जिसे कहते हैं ना कि एक सोशली प्रिपेयर करना है बच्चे को। ये जो 3+ का एग्जाम है ये वो एग्जाम नहीं है कि आप उसको ABCD सिखा देनी है या 1 2 3 सिखा देनी है काउंटिंग, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। बेसिकली बच्चा कॉन्फिडेंट इनफ होना चाहिए, सोशली अवेयर होना चाहिए। जब वो किसी बड़े को देखता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है, किसी वो ग्रीट कर रहा है कि नहीं, उसको गुड मॉर्निंग, हाउ गर्ल्स आर सिटिंग डाउन, दे पुटिंग देयर स्कर्ट्स डाउन, हाँ मैनर्स, ये सारी चीजें जो हैं ये वो नर्सरीज, आपको बहुत सी नर्सरीज हैं जो सिखाती हैं।
अच्छा, ये तो हो गया वो एक आई थिंक 5% 10% पीपल जो सेंड करना चाहते हैं अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट जी। स्कूलों में। ये तो उनके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन होगी छोटी सी, अगर जी। उनको नहीं पता। इसके बाद आ जाता है जो हमारे स्टेट स्कूल हैं जहाँ पे नर्सेज स्टार्ट हो जाती हैं। फिर आगे से स्टेट स्कूल में तो देयर इज नो एग्जाम, यू नो जस्ट एग्जाम, हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ आप कैचमेंट एरिया में होना चाहिए। ये सबसे बड़ी एक चीज है कि आप जी, कैचमेंट एरिया कैचमेंट में में हो। होना चाहिए। फिर ये है कि वहां पे फिर बच्चे हमारे आहिस्ता आहिस्ता चीजें सीखना शुरू जी। करते हैं। अच्छा, मैं बड़ी सरप्राइज हुई थी कि मेरा बेटा जब नर्सरी में था, सबसे छोटे वाला, तो एक दिन घर आके मुझे कहते हैं कि हमने ना पूरा जो सोलर सिस्टम है वो बना के लेके जाना है। ओह वाओ। एंड आई वाज लुकिंग एट हिम के व्हाई। तो वो कह रहा है कि हम ये पढ़ रहे हैं, और ये आज से 12-13 साल पहले की बात है, लाइक ही इज 15 नाउ। तो उसने कहा कि हमें सोलर सिस्टम बनाना है। मैंने कहा तुम्हें नाम पता है सबके कि सोलर सिस्टम में? उसने मुझे सारे नाम गिनवाए। तो हमारे जो स्टेट स्कूल के नर्सरीज हैं दे आर माशाल्लाह वेरी, लाइक ये नहीं है कि वो बच्चों को सिर्फ उठना बैठना ही सिखा रहे हैं, वो बच्चों को प्रॉपरली एजुकेट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद फिर हम आगे चलते चलते फिर हम आ जाते हैं आगे उनके ये रिसेप्शन ईयर 1 है, ईयर 1 है, फिर यू नो हमने 4+ की बात की है तो हम 7+ की बात भी करते ही जाएं। बिल्कुल बिल्कुल 7+ की बात भी कर लेते हैं कि 4+ के बाद 7+ का भी एक एग्जाम आता है जो कि उससे भी मुश्किल होता है 4+ वो से। एक्चुअली मुश्किल होता है और उसके लिए तैयारी की जरूरत होती है। तैयारी की बहुत जरूरत होती है। उसमें आपके बच्चे को स्टोरी राइटिंग आनी चाहिए, उसमें आपके बच्चे को वर्बल नॉन वर्बल आना चाहिए, उसमें आपका बच्चा प्रॉपर्ली इंटरव्यू दे सके, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलम्स होनी चाहिए जी। लाइक एक आइस ब्रेकर होना चाहिए कि व्हेन he or she goes for the interview and there is a small interview there as जी well for बिल्कुल them. और वो बात कर सके कि मैं क्या करता हूँ पढ़ाई के अलावा। Exactly. और आप देखें 6 साल का बच्चा ये बताएगा कि मैं पढ़ाई के अलावा, बच्चा सोशल होना चाहिए, बात कर सके। अच्छा, इसके साथ पेरेंट्स का इंटरव्यू भी होता है। पेरेंट्स के इंटरव्यू के लिए वो जनाब आपसे बकायदा पूछते हैं कि हाँ भाई क्यों आ रहे हो हमारे स्कूल में, तुम्हें कौन सी ऐसी आग लगी हुई है तुम अफोर्ड कर सकते हो हमें कि नहीं, और हमारा ही स्कूल क्यों, और दूसरा ये कि तुम्हें हमारे स्कूल की सबसे अच्छी बात क्या लगी है, और जो आसपास के ऑल इंडिपेंडेंट स्कूल है उनमें क्यों नहीं गए। सो यू हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस क्वेश्चंस, क्योंकि समटाइम पेरेंट्स वहां जाके परेशान हो जाते क्योंकि उन्होंने 3-4 और सारे स्कूलों में भी अप्लाई किया होता है। जी जी। तो because you know आपको basically what they want to know कि why you want to send in their school particularly, वो तो अपने लिए concern होते हैं कि वो आपको क्यों ऑफर करेंगे कि सिर्फ पैसा इज नॉट एवरीथिंग, बट दे वांट टू, बिकॉज उन्होंने आपके बच्चे के ऊपर मेहनत करनी है, उन्होंने भी पैसे आपने देने हैं लेकिन मेहनत उन्होंने करनी है, तो वो ये देखना चाहते हैं कि आप कितने सीरियस हैं हमारे स्कूल के बारे में, हमारे इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, बहुत से लोगों की ये भी सोच है कि शायद जो इंडिपेंडेंट स्कूल होते हैं उनमें बस आप बच्चे का नाम देते हो, फीस देते हो, आपको थोड़ा अमीर होना चाहिए और आपका बच्चा वो ले लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो प्राइवेट स्कूल का, इंडिपेंडेंट स्कूल का एग्जाम है दैट इज मच मोर हार्डर देन द स्टेट स्कूल एग्जाम। वो पूरा कॉम्बिनेशन होता है जो ग्रामर स्कूल का एग्जाम होता है और इनका अपना जो एग्जाम होता है उसका पूरा कॉम्बिनेशन होता है। लाइक जो आप स्टेट स्कूल के लिए एग्जाम देते हैं, अच्छा स्टेट स्कूल के लिए सिर्फ 11+ होता है, 7+ 4+ नहीं होता, लेकिन उसमें स्टोरी राइटिंग नहीं होती, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, उसमें ज्यादा जो है वो सिर्फ मल्टीपल चॉइसेस होती है जो स्टेट स्कूल होता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल के लिए आपके पूरे प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, स्टोरी राइटिंग होती है, कॉम्प्रिहेंशन होती है, सो मेनी थिंग्स होती हैं। तो ये बहुत सारी चीजें काउंट करती हैं जी। बहुत सोच समझ के अपने बच्चों को आपने जब 7+ की तैयारी करवानी है या स्कूल्स चूज करने हैं तो ये सारी चीजें एक प्रोसेस है जिससे आपने गुजरना है और थ्रू आउट गुजरना है। जिस अर्लियर हमने करियर की बात की कि वो तो
लेटर ऑन स्टेज की बात है, लेकिन उससे पहले ये जो सारी स्टेजेस हैं जी। ये आपने कितने अच्छे तरीके से निभाई हैं, कितने अच्छे तरीके से आप इससे गो थ्रू हुए हैं और आपने अपने बच्चे की बेस किस तरीके की बनाई है, वो सारा उसका करियर, उसका फ्यूचर इसके ऊपर मुनहसिर होता है। बिल्कुल। उसके बाद हम आ जाते हैं जी, जब बच्चा हमारा थोड़ा सा ईयर 5 में पहुंचता है या ईयर 4 में ही होता है, तो माएँ जो होती है ना, उनको खलबली सी मचना शुरू हो जाती है 11 प्लस की। जी। अच्छा, आप बहुत लकी होंगे अगर आपके एरिया में अच्छे ग्रामर स्कूल हैं और ज्यादा हैं, then you are very lucky if you have 4 और 6 ग्रामर स्कूल, जैसे कैंट में हैं, जैसे चैम्सफोर्ड वैली साइड पे हैं, तो आप बहुत लकी होंगे। जी। लेकिन अगर आप रहते हैं ऐसे एरिया में जहाँ पे एक लड़कियों का ग्रामर स्कूल और एक लड़कों का ग्रामर स्कूल है, तो आप देखें मारा मारी हो जाती है। मतलब यहाँ पे एशियंस भी ज्यादा हैं। हर बच्चे का, हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छी एजुकेशन ले, ग्रामर स्कूल में जाए, और हम उसके लिए भरपूर तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन जगह थोड़ी सी होती है। शनीला, तैयारी में मैं यहाँ ऐड करूंगी, तैयारी मतलब क्या? तैयारी मतलब ये है कि ट्यूशंस की भरमार, और ट्यूशंस क्या हेल्दी हैं, क्या उनकी इनपुट होती है बच्चे में, क्या वो कितनी ज़रूरी हैं, ये हमने देखना है कि 7 प्लस की ट्यूशंस क्या हैं, 11 प्लस की ट्यूशंस क्या हैं, क्या बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर डालना अच्छा होता है? बिल्कुल। कि बच्चा बाउंस बैक ना कर जाए। फिर आपने सही ट्यूटर्स ढूंढने हैं जो आपके बच्चे की एबिलिटी को समझ सके और उसको उसकी जो अंदर काबिलियत है, जो वो मे बी स्कूल नहीं निकाल सका, तो वो देन ट्यूटर इज दैट ट्यूटर राइट ट्यूटर कि वो बच्चे की काबिलियत को निकाल सके। और एग्जाम, फिर उसके बाद एग्जाम जो प्रैक्टिस है, बिल्कुल, कि एग्जाम में बैठना, वो एक नर्व पूरा काम है, नर्व ब्रेकिंग थिंग है। हाँ जी। कि आपने एग्जाम एक पूरी प्रैक्टिस होती है कि पेपर आपने कैसे स्टार्ट करना है, कितने टाइम पे आपको कितना हो जाना चाहिए। बेसिकली एग्जाम, इसको कहते हैं एग्जाम टेक्निक। सो बेसिकली वो एग्जाम टेक्निक सिखानी है। ये अब सारी चीजें हमें जो रेगुलर स्टडीज हैं, जो बच्चा एवरीडे स्कूल जा रहा है, उसके अलावा ये जो एग्जाम्स हैं, ये सब तैयारी उसके अलावा है। अच्छा, इसमें मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगी कि देखें, जैसे एक मिसाल है ना कि किसी का मुंह लाल है तो चपेड़े मार के लाल मत करो। बिल्कुल। तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के अंदर पोटेंशियल है तो ही वो एग्जाम दिलवाएं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा जो है वो प्रेशर नहीं ले सकता, या उसमें आप चेंजेस देखना शुरू कर दें कि वो रिबेलियस होना शुरू हो गया है, बिल्कुल, कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझे नहीं करना। कुछ बच्चे होते हैं जो नेचुरली ब्रिलियंट होते हैं, आप उनको थोड़ा सा और पॉलिश करें तो बहुत अच्छा प्रोड्यूस करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, आप उन पे मेहनत करें तो वो और अच्छा ज्यादा आपको रिजल्ट देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं उनका अभी टाइम नहीं होता शाइन करने का। हर बच्चा शाइन करता है, हर बच्चे का टाइम होता है, डिफरेंट होता है। कोई बच्चा जीसीएसई में जाके ब्राइट करेगा, कोई बच्चा 11 प्लस में ब्राइट करके जीसीएसई में खराब तरीन रिजल्ट देगा। जी। तो आपने सिर्फ अपने बच्चे को ये देखना, इफ ही और शी इज एबल, देन आप कराएं। आप ये नहीं कि मेरी 4 दोस्तें करा रही हैं तो मैं पीछे रह जाऊंगी, मेरा बच्चा नहीं कराएगा तो मैं शर्मसार हो जाऊंगी, या मुझे होगा इसका बच्चा नालायक है। डोंट डू दैट प्लीज, ऐसा बिल्कुल मत करें। हम एशियन लोग, हम पाकिस्तानी लोग, इंडियन, बंगाली, हम सब ये जरूर करते हैं कि वो करें तो हम भी चलें। भेड़ चाल, देखा देखी हमने, और वो काम करना है जो कम्युनिटी में बाकी हो रहा है। अच्छा, और बच्चों को इतना प्रेशर देना है, हमने इतना प्रेशर करो, उसने 10 पेपर किए आज तो तुमने 10 क्यों नहीं किए। ये सारी चीजों से प्लीज थोड़ा सा निकलें। अगर आप न्यू पेरेंट हैं तो आप अभी से देख लें, या जो पेरेंट्स अभी अपने बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं 11 प्लस की, अगर उनको लग रहा है कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो मत कराएं। ठीक है, आपने अगर फर्ज कर लें आपने बहुत तैयारी कराई है और वो बच्चा पास नहीं कर सका, तो वो आपकी तैयारी जाया नहीं जाएगी। जितना आपने उसको पढ़ाया है वो उसका हाई स्कूल में उसको हेल्प आउट करेगा। आप कभी भी पढ़ाई किसी भी किस्म की कोई जाया नहीं जाती, सीखी हुई जाया नहीं होगी। शनीला, यहाँ पे मैं ऐड करूंगी डिफरेंस बिटवीन 11 प्लस एग्जाम एंड 7 प्लस एग्जाम। जो 7 प्लस एग्जाम है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट स्कूल एंट्री के होते हैं
4 बिल्कुल, प्लस सिर्फ एग्जाम उसके लिए, हाँ। 4 प्लस एग्जाम भी 7 इंडिपेंडेंट स्कूल एंट्रीज के लिए हैं। जो 11 प्लस एग्जाम है बेसिकली वो है नॉट ओनली इंडिपेंडेंट स्कूल बल्कि For the grammar school ग्रामर as फॉर द well. ग्रामर स्कूल्स की एंट्रेंस एग्जाम होता है। अब व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्टेट स्कूल एंड ग्रामर स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल? जी स्टेट स्कूल सरकारी स्कूल होता है, जी। ठीक है, सबको हम सभी जानते हैं। हाँ जी। फिर उसके बाद और ये स्टार्ट होता है नर्सरी से लेकर व्हाटएवर एज, आपके A level तक A चलता लेवल है। तक चलता है। प्राइवेट स्कूल भी नर्सरी से शुरू होता है और आपके A लेवल्स तक चलता है। जो ग्रामर स्कूल है और ग्रामर स्कूल्स दे स्टार्ट फ्रॉम हाई स्कूल से विच इज ईयर 7, ठीक है। तो उसकी और ग्रामर स्कूल्स आर काइंड ऑफ इक्वली टू प्राइवेट स्कूल। इसलिए ग्रामर स्कूल्स के एग्जाम्स मुश्किल होते हैं क्योंकि ग्रामर स्कूल फ्री है और वहां पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्राइवेट स्कूल। अच्छा, इसमें मैं एक थोड़ी सी बात ऐड करूंगी। ग्रामर स्कूल्स को पहले स्कॉलरशिप स्कूल्स कहा जाता था। तो होता ये था कि दे आर इक्वली, जैसा आपने कहा कि इक्वली गुड एज अ प्राइवेट इंडिपेंडेंट स्कूल्स। तो उसमें स्कॉलरशिप स्कूल कहते थे कि आपको एक इंडिपेंडेंट स्कूल की पढ़ाई मिल रही है फ्री और आप उतनी ही अच्छी पढ़ाई ले रहे हो। तो अगर तो आपके एरिया में हैं ये स्कूल्स तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं हैं तो फिर कोई मसला नहीं है। ये सारी चीजों का होमवर्क जो हम लोग कर चुके हैं, हमारा ये था कि हम आप लोगों को भी बताएं जो न्यू पेरेंट हैं, क्योंकि हमने अपनी जो ये पॉडकास्ट शुरू की हैं वो हमने शादी और फिर कपल और फिर जो चीजें वो सारा, तो उसकी कंटिन्यूटी है। तो उसके बाद जो ये प्रॉब्ली आई एम श्योर न्यू पेरेंट्स के लिए बड़ा यूजफुल होगा, बहुत ये वाला हमारा होगा, क्योंकि हम लोगों ने तो बहुत सर खपा के लोगों से, आप बिलीव करें कि रिक्वेस्टिंग करके, और कोई कुछ बताता नहीं था। अच्छा, यही चीज मैं यहाँ ऐड करने वाली थी, नहीं बताता था। बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहिए कि आपको राइट लेफ्ट से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली, क्योंकि हर कोई छुपा रहा होता है, क्योंकि वो चाहता है मेरा बच्चा चला जाए, इसका बच्चा ना जाए। वो देख लें कि ये अराउंड 20,000 आप 180 160 ये इनटेक होती है बच्चों की, तो वो इतना कंपेटिटिव होता है। तो इसलिए पेरेंट्स की ये होती है कि ये लोग तो ना ही अप्लाई करें, है कि इट इज अ वॉर जिसमें हमने जंग का मैदान है, ओपन वॉर है, जंग का मैदान है जिसमें आपने घुसना है। सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे को हमने पढ़ाना है, ट्यूशन दे दी, बच्चा स्कूल में चला गया तो हम फारिग हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे की जिसे कहते हैं ना तालीम और तरबियत, वो थ्रू आउट आपको बिल्कुल खास नजर रखनी पड़ती है। घर में पढ़ाना जिम्मेदारी है, एक ये प्रॉपर जिम्मेदारी का काम है। बिल्कुल बच्चे, जैसा मैंने कहा ना कि जो मुश्किल तरीन काम है, वाकई ही ये मुश्किल तरीन काम है। अगर आपने जरा सी बच्चे से नजर हटाई, इसके बाद यहाँ तक तो बच्चे सॉर्ट ऑफ पेरेंट्स के कंट्रोल में होते हैं, माँ बाप के बहुत करीब होते हैं। जैसे ही जनाब एंट्री हो गई, एग्जाम पास हो गए, हाई स्कूल में चले गए, बस उसके बाद पेरेंट्स भी थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं और बच्चे जो है ना वो अपने पर पुर्जे निकालना शुरू कर देते हैं। ऐसे निकालते हैं। तो हाई स्कूल एक अनदर चैप्टर होता है। बच्चों के जो, जैसा मैंने कहा कि पर पुर्जे निकल रहे होते हैं, वो एक नई टास्क है। वहां पे बच्चों के मूड स्विंग्स हैं, वो बच्चे किस तरह रिएक्ट करेंगे। फिर उसके साथ साथ टीन एज शुरू हो रही है। जनाब ये तो शनीला एक अनदर टॉपिक खुलने वाला है और आई थिंक हमारे शो का टाइम भी खत्म होने वाला है। ये वाला जो टॉपिक है कि बच्चों की टीन एज और बच्चों के जो पर पुर्जे हैं और बच्चों के मूड स्विंग्स हैं और बच्चों की जो अगली स्टेज है, अगले एग्जाम्स की जो स्टेज है, उसको हमने कैसे हैंडल करना है, और इनके परपुर्जे हमने कंट्रोल कैसे करने हैं, और इनके मूड स्विंग्स जो हैं उनको किस तरह से हम लोगों ने उसके साथ मैनेज करना है। यहाँ जब बच्चे हाई स्कूल में जाते हैं ना, वहां पे पेरेंट्स का इम्तिहान शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और इसमें बहुत से पेरेंट्स अपना आपा भी खो देते हैं, बट इस बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। और ये एक बहुत ही बेनिफिशियल और एक बहुत ही, कहते हैं ना कि डीप कन्वर्सेशन है, डीप टॉपिक है, क्योंकि इसमें सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत से
पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशन अच्छा भी होता है और बिगड़ता भी है। जी exactly. तो इस पे हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह अगले शो में। आज मुझे लगता है हम लोगों ने आपको काफी डराया है 4+, 7+, 11+, पता नहीं कौन कौन से अगर प्लस। इससे रिलेटेड आपको कोई हाँ क्वेश्चन जी। करने हैं तो आप प्लीज हमारी फीडबैक में जरूर पूछिएगा। आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, वी आर हेयर। और अगर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे वी कैन डू प्रोग्राम अगेन ऑन दिस वन। जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक सेम टाइम पे एवरी थर्सडे आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। मुझे शनीला और शम्सा शम्सा को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर जरूर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।